नमस्ते। एक सवाल, पैसा कमाना और उसे बचाए रखना, क्या ये सिर्फ मैथ और नंबर्स का खेल है या इसके पीछे हमारे दिमाग और व्यवहार का सबसे बड़ा रोल है? आज की इस चर्चा में हम मॉर्गन हाउसल की बेहद मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे दिलचस्प हिस्सों को समझेंगे। ये जानना सच में हैरान कर देता है कि जब बात पैसे की आती है तो इंसान आखिर कैसा बर्ताव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधे आते हैं मुद्दे पर। जरा इन दो लोगों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड। ये एक छोटे से गांव में सफाई कर्मचारी और गैस स्टेशन अटेंडेंट थे। इन्होंने कभी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का दरवाजा नहीं देखा। और दूसरी तरफ है रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से पढ़े हुए एक बेहद कामयाब और हाई फ्लाइंग फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। इन दोनों की जिंदगी जमीन और आसमान जैसी अलग थी, लेकिन आगे जो इनके साथ हुआ वो किसी भी बड़े आर्थिक विशेषज्ञ के होश उड़ा देने के लिए काफी है। क्योंकि यहां आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब 92 साल की उम्र में रोनाल्ड रीड का निधन हुआ तो सोचिए उनकी कुल संपत्ति कितनी थी? $8 मिलियन। जी हां, लगभग $80 लाख। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बस धैर्य रखा, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और लंबे समय तक इंतजार किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे हार्वर्ड वाले रिचर्ड फुस्कोन, उन्होंने लालच में आकर भारी उधार लिया, एक आलीशान महल बनवाया और आखिर में 2008 के आर्थिक संकट में अपना सब कुछ खोकर पूरी तरह दिवालिया हो गए। ये $8 मिलियन का आंकड़ा इस बात का जीता जागता सबूत है कि आर्थिक सफलता किसी की रॉ इंटेलिजेंस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उनका व्यवहार कैसा है। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा साफ है। हम इन 4 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, फाइनेंस एक सॉफ्ट स्किल के रूप में। दूसरा, पैसे के मामले में क्यों कोई भी पागल नहीं है। तीसरा, किस्मत, जोखिम और सफलता का आपस में क्या रिश्ता है। और आखिर में, कभी ना खत्म होने वाले लालच का सबसे बड़ा खतरा। तो आते हैं अपने पहले हिस्से पर, फाइनेंस एज अ सॉफ्ट स्किल। आइए यहां दौलत को एक बिल्कुल नए सिरे से परिभाषित करते हैं। देखिए, स्कूल और कॉलेज में हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि फाइनेंस एक मैथ बेस्ड साइंस है जिसमें फॉर्मूला लगाओ और जवाब मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। फाइनेंस असल में पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक खेल है। एक स्प्रेडशीट को देखकर हिसाब लगाना बहुत आसान लगता है, पर सोचिए, जब मार्केट सच में धराशायी हो रहा हो तब क्या होता है? तब दिमाग में डर, लालच या अहंकार हावी हो जाता है। वहां फिजिक्स का कोई फॉर्मूला काम नहीं आता। ऐसे नाजुक वक्त में इंसान का व्यवहार ही तय करता है कि उसके आर्थिक फैसले कैसे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिंदु की तरफ, Why no one is crazy। पैसे के मामले में लोगों के अजीब फैसले पागलपन क्यों नहीं होते, इसे समझते हैं। अब इस स्टॉक मार्केट ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। यह बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि कैसे सिर्फ पैदाइश का साल किसी का पूरा आर्थिक डीएनए बदल कर रख देता है। मान लीजिए किसी का जन्म 1970 में हुआ। उस व्यक्ति ने अपनी जवानी के दिनों में स्टॉक मार्केट को रॉकेट की तरह ऊपर जाते हुए देखा। उसके नजरिए में मार्केट मुनाफे की एक शानदार जगह है। लेकिन वहीं अगर कोई 1950 में पैदा हुआ है तो उसने अपने शुरुआती सालों में मार्केट को लगभग रुका हुआ देखा है। दोनों ही पीढ़ियों ने बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां देखी हैं। इसलिए जो बात एक के लिए बिल्कुल समझदारी वाली हो, वो दूसरे को पूरी तरह पागलपन लग सकती है। हम सब दुनिया को अपने अनुभवों के चश्मे से ही देखते हैं। और ठीक यही लॉजिक महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर भी लागू होता है। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1960 के दशक में पैदा हुए लोगों ने अपनी जवानी में महंगाई की मार को बहुत करीब से महसूस किया है। उनके लिए ये सिर्फ खुश्क आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक घाव है जिसने उन्हें सिखाया कि पैसे की कीमत देखते ही देखते खत्म हो सकती है। इसके उलट 1990 में पैदा हुए लोगों ने ऐसी खौफनाक महंगाई कभी देखी ही नहीं। नतीजा क्या होता है? एक पीढ़ी बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट्स को एक वेल्थ जनरेटर की तरह देखती है, जबकि दूसरी उन्हें बिल्कुल बेकार समझ सकती है। ये कोट असल में बहुत सच्चा और दिल को छू लेने वाला है। 1 मिनट के लिए इस पर गौर करते हैं। कम आमदनी वाले लोग अक्सर लॉटरी टिकट्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। बाकी लोगों को यह बिल्कुल गलत और बेवकूफ़ी भरा फैसला लगता है। लेकिन यहां उनकी मानसिक को समझना जरूरी है। उनके हालात उन्हें बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के सारे रास्ते उनके लिए बंद हैं। ऐसे में लॉटरी ही उनके लिए एकमात्र जरिया बन जाती है उस सपने को जीने का जो अमीर लोग पहले से जी रहे हैं। मैथ के हिसाब से उनका फैसला भले ही गलत हो, लेकिन उनके अनुभव के हिसाब से उन्हें वही सही लगता है। यही वजह है कि सच में कोई भी पागल नहीं है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, लक, रिस्क एंड सक्सेस। किस्मत और जोखिम आपस में कितने करीब हैं, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। देखिए, जीवन में मिलने वाला हर नतीजा सिर्फ अकेले की मेहनत पर निर्भर नहीं करता।
यहाँ दो बहुत होशियार दोस्तों की समांतर कहानी है। एक तरफ हैं बिल गेट्स, जिन्हें लेक साइड हाई स्कूल में पढ़ने का सुनहरा मौका मिला। ये उस वक्त का एकमात्र स्कूल था जहां एक मॉडर्न कंप्यूटर मौजूद था। ये उनकी किस्मत थी कि उन्हें ऐसी शुरुआत मिली जो किसी और के पास थी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ थे उनके करीबी दोस्त केंट इवेंट्स। वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मेहनती और होशियार थे, लेकिन एक पहाड़ पर चढ़ने के दौरान हादसे में उनका निधन हो गया और उनकी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये एक आंकड़ा इस पूरी कहानी का निचोड़ है, 1 मिलियन में 1। बिल गेट्स का उस एडवांस कंप्यूटर वाले स्कूल में होने का चांस 1 मिलियन में 1 था। ये थी किस्मत। और केंट एवंस का उस छोटी सी उम्र में किसी पहाड़ी हादसे में मरा जाना, उसकी संभावना भी लगभग 1 मिलियन में 1 ही थी। ये था जोखिम। असल में लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता और असफलता दोनों के पीछे उन अदृश्य ताकतों का बड़ा हाथ होता है जो इंसान के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती हैं। तो आखिर इस सब से क्या सीख मिलती है? यही कि अत्यधिक सफल व्यक्तियों की नकल करने के बजाय व्यापक पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए। किसी बिलियनियर के सुबह उठने की आदत को बस कॉपी कर लेना काफी नहीं है, क्योंकि उनकी सफलता में किस्मत का भी बड़ा योगदान था जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। साथ ही पुरानी असफलताओं के लिए खुद को माफ करना सीखना और सफलता में उस अदृश्य किस्मत के हाथ को मानना बहुत जरूरी है। यही संतुलन आर्थिक समझ को बेहतर बनाता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, द डेंजर ऑफ नेवर इनफ। दौलत बनाने से आगे बढ़कर कभी ना खत्म होने वाले लालच के ट्रैप को समझते हैं। रजत गुप्ता की कहानी किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। उनका जन्म कोलकाता में हुआ और किशोर अवस्था आते आते वो अनाथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ऐसी उड़ान भरी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के सीईओ बन गए। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। देखते ही देखते उनकी कुल संपत्ति $100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर हो गई। ऐसी सफलता जिसकी सच में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन कहानी यहां पर रुकी नहीं। $100 मिलियन बैंक अकाउंट में होने के बावजूद उनके अंदर की भूख शांत नहीं हुई। उन्हें और चाहिए था। उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट यानी बिलियनर्स सर्कल का हिस्सा बनना था। और इस बेहिसाब लालच ने उन्हें वहां ला खड़ा किया जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। 2008 के भयंकर आर्थिक संकट के दौरान जब वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट करने वाले थे, रजत गुप्ता ने उस कंपनी का बोर्ड मेंबर होने का फायदा उठाया और उस खुफिया जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। इस इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी और उनका सारा रुतबा, सारा पैसा एक झटके में मिट्टी में मिल गया। यहां 2 पल ठहर कर इस छोटे से शब्द और इसकी गहराई को समझना बेहद जरूरी है। इनफ यानी पर्याप्त। इसका मतलब क्या है? ये एहसास होना कि और ज्यादा पाने की जो कभी ना मिटने वाली भूख होती है ना, वो आखिरकार इंसान को एक ऐसे पछतावे की तरफ धकेल देती है जहां से लौटना बिल्कुल नामुमकिन होता है। जब तक दिमाग में ये तय ना हो कि आखिर कितना काफी है, तब तक किसी भी सफलता या दौलत का कोई मतलब नहीं रह जाता। खुशी और आर्थिक सुरक्षा सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि कब रुकना है इसकी समझ में है। और इसी गहरी सीख के साथ एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर आकर हम रुकते हैं। दौलत और सफलता की जिस अंधी दौड़ में भागा जा रहा है, क्या उस खेल में पहले से यह तय किया गया है कि पर्याप्त आखिर है कितना? अगर उस आखिरी सीमा को परिभाषित नहीं किया गया है, तो यकीन मानिए ये गेम कभी जीता नहीं जा सकता। नतीजा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में खुद पर विचार करने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने पैसे और आर्थिक फैसलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।